हाँ, असल ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बुक्स में आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे ना। ये एक हर बुक्स में अलग चीज़ें लिखी हुई है, तो मैंने इनको एक जगह पे इकट्ठा किया है। और ये जैसे भी आपको कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाता है, तो बेसिकली उसमें ये चीज़ आ जाती है, बॉटनिकल नेम, फैमिली, और उसके बाद उसकी सॉइल की प्रिपरेशन हो, या उसकी वेराइटीज़ हो, या उसकी फर्टिलाइज़र हो, या ये सारी चीज़ें, वीड मैनेजमेंट, डिजीज़, ये बता देते हैं। पर बेसिकली ये जो टेक्निकल चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये आप नोट नहीं कर कर सकें तो मैं आपको ये भी दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि कोई आपसे अगर पूछे कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट क्रॉप, तो काफ़ी दोस्त हमारे उसमें गलती कर जाते हैं कि स्पाइक। तो कहीं पे वो एक चीज ये भी क्वेश्चन देते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट क्रॉप। तो अगर ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ईयर, हेड्स और कामा स्पाइक, तो ये जब तीनों नाम आपको अगर एक कट्ठे में नजर आ जाए, तो समझ जाना कि जो वीट का इन्फ्लोरेसेंस है यही है। क्योंकि कभी कभी कमीशन में ये देते हैं कि आपको जो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट क्रॉप, तो वो क्या कर जाते हैं कि पेनिकल पे लगा देते हैं, स्पाइक लगा देते हैं, और ये ईयर और हेड जो है वो मिस कर देते हैं। तो हमारे क्या स्टूडेंट करते हैं, या तो वो स्पाइक के ऊपर टिक कर देते हैं, या वो ये पेनिकल के ऊपर टिक कर देते हैं। पेनिकल जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपका आ जाता है राइस का। तो अगर देखा जाए कि ये जो प्रोटीन कंटेंट है व्हीट क्रॉप में, वो आपकी 20% होती है। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, जो व्हीट क्रॉप की प्रोटीन है उसको कहा जाता है ग्लूटेन। अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि व्हाट इज, तो आप उनको ये बोल देना, जो व्हीट की प्रोटीन है उस ग्लूटेन बोलते हैं। और ग्लूटेन की जो अगर इसके में अंदर ये बढ़ जाए, फिर एक के अंदर जो है वो एलर्जी होती है। और ये एलर्जी जो डिजीज है, ये पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है, और ये आपकी अमेरिका और एशियन लोगों में होते हैं। तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि जो व्हीट क्रॉप का फ्रूट होता है, इसको क्राइपोसिस कहते हैं। कि ये जो हमारी कमीशन हुई थी 2020 में, तो ये क्वेश्चन उन्होंने जो है ना इसमें दिया था कि व्हीट क्रॉप जो है और आपकी राइस क्रॉप है, उसके फ्रूट का नाम क्या है। तो इन्होंने एक क्राइपोसिस दिया था और दूसरा और भी टर्म दिया था। तो काफी लोग जो है इसमें थोड़े वो घबरा गए थे, तो काफी लोगों ने ये क्राइपोसिस को जो है वो टिक नहीं किया था, और उसके ऊपर बहुत हमारी डिस्कशन हुई थी। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी आप जो है नोट करें, ये कमीशन के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, रिटर्न में भी और वाइवा में भी ये पूछ सकते हैं। और आपके जो है वीट क्रॉप है, थोड़ी ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी मार्फोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, और थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन भी वीट की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीट क्रॉप है जो उसकी टाइप ऑफ रूट होती है, एक टेम्परेट रूट होती है, तो उसको हम कहते हैं सेमिनल रूट। तो इसमें भी कहीं कहीं से ये जो है टेक्निकल क्वेश्चन निकाल देते हैं कि सेमिनल रूट और आपकी टेम्परेट रूट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी टेम्परेट रूट और सेमिनल रूट ये एक ही है, और ये व्हीट क्रॉप में होती है। और दूसरी में चीज़ आपको और दूसरी जो आपकी रूट व्हीट क्रॉप में होती है, दूसरी होती है क्राउन रूट। ये दो रूट्स जो है वो व्हीट क्रॉप में होती हैं। और एक चीज़ में अब जो गुलाम नबी, ये सिंपल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी व्हीट के ऊपर, ये मैंने इनको बता दी हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड जो है वो जो है शुरू करो। ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि आपकी जो व्हीट क्रॉप की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में है, तो व्हीट क्रॉप जो है सदाम प्लीज माइक को क्लोज कर लें, आवाज आपकी बिल्कुल। जी 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 जी, हाँ। इन पाकिस्तान व्हीट कल्टीवेशन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड स्टेबल क्रॉप आफ्टर राइस। आफ्टर राइस इसको क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो व्हीट जो है
उसका वो बहुत यूज़ करते हैं, और राइस क्रॉप है वो कम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू व्हीट क्रॉप। हमारा जो स्टेबल फूड में नंबर पे जो आता है वो राइस आता है। अगर आप इंडिया की, चाइना की और दूसरों जो ममालिक की बात करेंगे, तो वो स्टेबल फूड में फर्स्ट नंबर पे राइस को देखते हैं, सेकंड नंबर पे वो व्हीट को देखते हैं। तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड को देखा जाए, तो पहले आपकी जो है राइस व्हीट क्रॉप होगी, उसके बाद आपका राइस क्रॉप होगा। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट में जो व्हीट का ग्रेन है उसका आप जो फ्लोर है वो यूज़ करते हैं चपाती के लिए, ब्रेड के लिए, और आपके केक्स आते हैं, स्वीट्स आती है, वो चीज़ें इनमें बनती हैं। और ये प्रोटीन का, ग्लूटेन का मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है। और जो व्हीट की स्ट्रा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उसमें ये चीज़ होती है जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के, जो हमारे लाइव स्टॉक के पर्पस, इसका जो भूसा होता है वो आपके जो केटल्स होती है, जो आपके भैंसें होती है, वो उनमें यूज़ होती हैं। अगर इंडस्ट्रीज के बेसिस इनको देखा जाए, तो इनमें से जो शीट्स वगैरह है वो भी बनती है, और ये जो हमारे छत के रूफ्स वगैरह हो उसमें भी काम आती है। और गुलाम नबी इसको थोड़ा आगे करें। हेलो। ठीक है। तो अब ये जो मैं अभी आपको ये सॉइल की कंडीशन वीट के कल्टीवेशन के हिसाब से बताऊंगा गुलाम नबी, जो मेरी लैपटॉप में पीपीटी है उसमें पाकिस्तान होगा और यहाँ पे इंडिया लग गया है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर वीट क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना चाहिए कि अगर ये चीज़ आपको ब्रीफ नोट अगर वीट के हिसाब से लिखना पड़े, जो मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट बात बताई कि वो भी पॉइंट आपको देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीट क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो सॉइल है उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी कि सॉइल की कंडीशन जो है वो कितनी है, उसकी पीएच जो है वो कितनी है, उसकी ईसी जो है वो कितनी है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, जो हमारी सॉइल है वो हार्ड है या नहीं है। और अगर हार्ड होगी तो जो वीट क्रॉप है तो उसकी जो रूट है वो सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं होने पाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी सही तरीके से, जो हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही तरीके से भी नहीं ले पाएगी, और जो हमारे सॉइल के अंदर पानी की मूवमेंट है वो भी सही नमूने से नहीं होगी। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो वीट क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए हमें जो है सैंडी सॉइल भी ना हो, लोम, सैंडी लोम भी नहीं हो। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि अगर हमें वीट क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए हमें जो है क्ले सॉइल या क्ले लोम बेहतर रहेगी। और मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सॉइल्स है वो जो है क्ले लोम, उनका जो है वो क्लासी जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल हमारे पास इतनी नहीं होती, वो जो हमारे रेगिस्तान है, थर है, वहाँ पे होती है। और दूसरी बात यह है कि जो सॉइल है उसका जो ड्रेनेज जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पौधे को जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट उसकी ज़रूरत के होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, वो उसको प्रॉपर तरीके से मिले। और जो टेक्सचर सॉइल का हो वो लोम हो और क्ले लोम हो, ये हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर वीट क्रॉप अगर हमें ग्रो करनी होगी, जो वो सॉइल हो जिसकी हमारी स्ट्रक्चर की जो टाइप है वो क्रम्बी टाइप है। तो अगर सॉइल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे सॉइल के भी अंदर भी जो है वो स्ट्रक्चर के बहुत टाइप हो गए, तो मैं उसमें अंदर नहीं घुसूंगा, वो सर जोएब का सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूंगा तो उसमें फिर डीपली चले जाएंगे। गुलाम नबी थोड़ा इसको आगे करें। अच्छा, सदाम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कुछ कैंडिडेट्स के जो है ना मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ जब जहाँ जी। से टूट रही थी, तो थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा सा रिपीट कर दें, जो जो तो आवाज़ कट हाँ, रही थी। तो ठीक है। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें वीट ग्रो करनी पड़ेगी तो वीट ग्रो के लिए हमारी जो सॉइल है उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, और लोम और क्ले लोम जो हमारा सॉइल है उसका वो टेक्सचर होना चाहिए। ये वीट के हिसाब से बहुत अच्छा टेक्सचर क्लासेस होते हैं, और ये
यही सॉइल जो होती है वो पौधे की जो जड़ें होती हैं उसमें अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं, और ये हमारे पौधे पौधे की जो नशो नुमाइश होती है उसमें इनका बहुत अच्छा रोल होता है। और जो अगर वीट ग्रो करनी होती है तो इसमें ये होता है कि प्रॉपर तरीके से उनको मैटर के जो कंटेंट है वो भी मौजूद होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारी हेवी सॉइल्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। हेवी सॉइल का ये मकसद होता है कि वो सॉइल जो हार्ड में नहीं हो, जिनकी पीएच जो है वो भी ऊपर इतनी नहीं होनी चाहिए, 8.5 ना हो, एसिडिक नहीं होनी चाहिए, ईसी जो है वो भी कम होनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग वीट सीजन में अगर आप सैलाइन सॉइल में वीट को ग्रो करोगे तो लाजमी है उसकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो उसमें यही होगा कि वीट क्रॉप जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। अगर स्ट्रेस में चला जाएगा तो फिर ये होगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। जब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो लाजमी है आपकी जो यील्ड है वो भी मुतासर होगी। और दूसरी बात यह है कि वीट क्रॉप को अगर अगर आपको ग्रो करना है तो उस सॉइल में आपको ग्रो करना पड़ेगा जिसकी पीएच 5.0 टू 7.5 ये पीएच होगी, तो आपकी जो वीट की ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपका वीट क्रॉप जिस सॉइल में आप उसको ग्रो करना चाहते हो तो उसका जो टेक्सचर हो वो लोम सॉइल हो और क्ले लोम हो। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्रम्बी स्ट्रक्चर वो जो है वो बहुत अच्छी होती है, और उसमें यही होता है कि पानी की जो फिल्ट्रेशन होती है सॉइल के अंदर वो भी बहुत अच्छी होती है, और जो एरेशन का प्रोसेस अंदर सॉइल के होता है वो भी अच्छे तरीके से होता है। जो अदर सॉइल की जो है ये स्ट्रक्चर होती है जैसे क्रम्बी होती है और भी होती है। तो गुलाम नबी थोड़ा इसको आगे करे, अगर कोई इसमें और चीज़ है तो क्लियर सही नहीं हुआ है तो फिर मैं इसको और भी रिपीट करूँ। अच्छा सर ये सदम जो जी स्ट्रक्चर जी के बारे में बताना सर। जो टेक्सचर हम्म, के नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना सर, क्रम बाय, इसका मतलब क्या है? क्या? हाँ, क्रम्ब ये टेक्सचर नहीं है। क्रम्ब जो है ये एक सॉइल स्ट्रक्चर। की जो स्ट्रक्चर है उसका ये टाइप है। अगर आपको जिस जमीन में क्रम्बी स्ट्रक्चर होगी तो वीट की ग्रोथ वहाँ पे अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? कि जो हमारी रोड्स होगी उनकी जो जमीन के अंदर जो जड़ें होते हैं उनकी जो नमो नुमाइश जो है वो बेहतर रहती है, उनकी मूवमेंट जो है वो अच्छी होती है। जैसे आपकी बिला की स्ट्रक्चर होती है, क्रम्बी जो है ना वो उनसे बहुत अच्छी होती है। गुलाम नबी आगे कर दे थोड़ा इसको। ठीक है। तो यहाँ ये, हाँ, अगर मैं इसमें भी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा तो थोड़ा ये चीज़ें आप नोट कर देना। वीट क्रॉप जो है अगर इसको कल्टीवेटेड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी सीड। तो ये स्लाइड में नहीं है, ये आप ये अपने कॉपी पे लिख लो। जब भी वीट क्रॉप को ग्रो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड सीड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्टिफाइड सीड इसकी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका सीड होगा वो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये होता है कि जो आप सीड लोगे उस सीड में से ही उसकी जर्मिनेशन और उसकी जो पैदावार की सलाहियत, पोटेंशियल जो वैरायटी का होता है वो भी लिखा हुआ होता है। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के हिसाब से अगर TD1 वैरायटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती थी प्रोडक्शन के हिसाब से, उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती थी। वो कैसे होती थी कि वीट क्रॉप ये जो TD1 वैरायटी है इसकी ये नेचर है कि अगर आप इसको जितना अच्छे तरीके से बैलेंस फर्टिलाइजर भी दोगे और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो ये वैरायटी यील्ड एज कंपेयर अदर वैरायटी से बहुत अच्छी देती है। और अब ये एक इशू आ गया है TD1 वेराइटीज में, तो वो अब सिंध में इसको फेडरल के तरफ से भी बैन किया गया था कि अब TD1 वेराइटी है इसको सिंध में जो है ग्रो नहीं किया जाए। पर इस पे भी रिसर्च का काम माशाल्लाह चल गया, क्योंकि ये अब सिंध में इसके जो बैन लगा था वो नहीं है। क्यों बैन लगा था? कि TD1 वेराइटी है इस पे आपकी रस्ट डिजीज जो है वो बहुत आती है, कि दूसरी जो वेराइटीज आपकी अनमोल है, SKD1 है, हमल है, इन पे जो है आपकी रस्ट डिजीज जो है नहीं आती है।
ये रस्ट डिजीज क्यों आती है कि जो वीट, ये जो आपकी TD1 वैरायटी है, इसको जो है फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट अदर वैरायटी से बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की अगर आप ज़्यादातर इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दोगे तो ये बहुत ग्रीन होती है। ग्रीन होने के वजह से फिर इसको जो है आपका जो ये रस्ट डिजीज लगती है, और ये जो रस्ट डिजीज है इसको जो स्पोर्स है वो एक जगह से दूसरे जगह से जो है मूवमेंट करके आते हैं, तो फिर ये ऐसे ही इनको अफेक्ट किया जाता है। तो ये जो डिजीज है अगर एक क्रॉप में लग जाती है तो फिर वो दूसरे क्रॉप को भी मुतासर कर देती है। अगर हम ये बात करना चाहिए कि TD1 वैरायटी है, ये मेच्योर होती है आपकी 120 दिन है ये मेच्योरिटी में लेती है। इसमें जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो 14.20 होती है, और इसका जो सीड रेट होता है वो आपका 50 kg होता है। और इसमें एक मैं आपको टेक्निकल बात बताता जाता हूँ। अगर वीट क्रॉप ये TD1 आप सिंध में जब लगाते हो तो नवंबर से भी आपके 1 नवंबर से लेके आप 20 दिसंबर तक का जब इसको ग्रो करेंगे, अगर नवंबर में आप इसको ग्रो करोगे तो फिर इसका जो सीड रेट होगा वो 50 kg होगा। अगर आप इसको दिसंबर में जब ग्रो करोगे तो फिर इसका जो आपका सीड रेट होगा वो 50 kg नहीं होगा, फिर आप इसको 60 kg या 70 kg दे सकते हो। 60 या 70 क्यों? तो इसकी ये वजह होती है कि ये फिर लेट में कंसीडर की जाएगी अगर नो आप दिसंबर में इसको कल्टीवेटेड करोगे। अगर देखा जाए आपकी जो है अनमोल है, ये भी अगर एक इसमें ईयर आ रहा है 2004। 2004 का ये मकसद है कि ये जो 2004 में TD1 जो है वो सर्टिफाई हो गई थी, रजिस्टर हो गई थी। तो अगर ये आपकी दूसरी आ रही है अनमोल, अनमोल का ये वैरायटी है, ये 1993 में सर्टिफाई हो गई थी, और इसकी भी जो मेच्योर के डे है वो एक प्रोटीन का जो परसेंट, और इसका जो सीड रेट है वो 50 के जो है 65। एक टेक्निकल आ जाती है कि पहले जब दौर होता है 93 का, तो फिर जो हमारे फार्मर्स या रिसर्च में जो आप जितना अब जो साइंटिस्ट लोग का सदाम जितना आपकी सीड थोड़ा कम आवाज लगा। सदाम आपकी आवाज कट रही है फिर। हेलो। जी जी। ठीक है ठीक है। तो हाँ, ये जो आप जब आपके TD1 है तो उसमें आपका सीड कम लग रहा है, और आपकी जो अनमोल है इसमें सीड जो है आपका 65 kg लग रहा है, तो ये ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह ये है कि अगर आप कम सीड लगाओगे तो प्लांट की जो पॉपुलेशन होगी वो थोड़ी कम होगी, और उसकी जो स्पेस है वो कम होगी। अगर स्पेस कम होगी तो अगर आपका जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, उसको एयर और न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम साउथ सिंध की बात करें तो साउथ सिंध में आपके जो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो ये आप थोड़े जो है वो लिख लो कि जो अगर साउथ सिंध की जब भी बात हो तो उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर साउथ सिंध सिंध की मैं बात करूं तो उसमें आपका सखर जो डिवीजन होते हैं, तो उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें आपकी ये साउथ सिंध कहलाएगा। अगर मैं नॉर्थ सिंध की बात करूं तो ये जो लोअर सिंध हमारी होती है, जिसमें आप मीरपुर खास है, ठट्टा है आपका। हेलो। सदाम सदाम जी जी। आप जी जी। प्लीज इस चीज को कंफर्म करें। आप साउथ और नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में तो हमारा सखर आ जाएगा ना, साउथ में हमारा ये बदीन और ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ ये आ जाएगा। इट्स ओके। जी जी हाँ, ये आ जाते हैं। तो ये मैं इसलिए ये इनको बता रहा था कि ये चीज़ें जो है ना वो भी पूछी जाती है। अगर इन वैरायटी का पोटेंशियल देखा जाए कि इसका जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 56 मन है। और दूसरी हमारी है SKD1। SKD1 जो इसका मकसद यही है कि ये वैरायटी है जो सकरंद इंस्टीट्यूट है वीट का, ये वहाँ से इसकी जो है सर्टिफाई हुई थी। ये वैरायटी सकरंद की है, इसलिए इसका SKD1 नाम रखा गया है। और TD1 जो वैरायटी है ये हमारी आ जाती है रिसर्च सिंध, जो हमारी टंडोजाम की रिसर्च है, ये भी इनकी वैरायटी है। अनमोल जो है
वो भी हमारी रिसर्च जो डायरेक्टोरेट रिसर्च है टंडोजाम वाली, ये भी यहाँ की है। और अगर ये जो आपकी SKD1 है, ये इसकी मेच्योरिटी के जो डेज है वो 130 है। और प्रोटीन का इसके अंदर जो परसेंटेज है वो 13.20 है। और ये जो आपके सोइंग टाइम जो है पूरे सिंध के हिसाब से, वो तो आप समझ गए होंगे। तो शायद ये गुलाम नबी है, आप थोड़े स्लाइड को आगे कर दो। ये हमल जो वैरायटी है ये भी रिसर्च सिंध की है। कंटिन्यू करें। हाँ। और ये जो सिंधु वैरायटी है ये भी एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध की है। ये भी आपकी सर्टिफाई जो हुई है 2016 में हुई है। और इसकी मेच्योरिटी के जो डेज है वो 130 है। और प्रोटीन कंटेंट इसमें भी जो आपका है वो 13.22% है। और ये भी इसकी भी जो हमारे सिंध के हिसाब से जो सोइंग टाइम बताया गया है वो आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल में ये थोड़ी जो हमारे साइज है वर्ड की वो मुझे थोड़ी कम दिखने में आ रही है। तो अगर एवरेज देखा जाए कि ये आपकी है, इसकी 70 मन जो है MDS वो यील्ड होती है। अगर आपकी अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट न्यूट्रेंट की करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो 80 मन पर एकड़ भी आपको जो है ये दे सकती है। और ये एक है IV2 जो वैरायटी है, ये भी आपकी रिसर्च सकरंद जो है वहाँ की है। और ये 2020 में सर्टिफाई हुई है। और ये जो मेच्योर होती है इसके जो डेज है वो 120 डे है। और इसमें जो आपके प्रोटीन कंटेंट है वो 15.35 है। और इसका भी सीड रेट जो है वो 50 kg/एकड़ है। और अगर सिंध के हिसाब से देखा जाए कि इसकी भी कल्टीवेशन इस टाइप के होती है। तो सोइंग टाइम भी इसका यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप इसकी एवरेज यील्ड देखोगे तो वो भी 60 मन पर एकड़ है। अगर इसकी भी अगर आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करेंगे ये वीट क्रॉप की, तो इसका भी जो पोटेंशियल है वो 80 मन पर एकड़ जो है ये भी देती है। और ये जो बेनज़ीर है ये रिसर्च टंडोजाम की है, जो टंडोजाम में इनका इंस्टीट्यूट है वहाँ से ये सर्टिफाई हुई है। ये 2013 में सर्टिफाई हुई है। और ये आपकी जो है 130 डे है उसमें ये मेच्योर हो जाती है। और इसके अंदर भी जो प्रोटीन के कंटेंट है वो भी जो है 12.20% जो है इसमें भी आपकी प्रोटीन का कंटेंट है। और अगर इसका भी आप सीड रेट देखोगे तो ये भी आपके 50 kg है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो आप देखोगे कि अगर ये भी जो है सिंध में 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप इसकी कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हैं, लेट में इसकी नहीं कर सकते। अगर लेट में इन सब की जो भी 1 नवंबर से लेके आपकी 20 नवंबर तक आती हैं, अगर टेक्निकली ये चीज़ है, अगर आप उनको दिसंबर में ग्रो करेंगे जो उनका मेच्योर पीरियड होगा वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। और थोड़ा टाइम भी इनका, जब फ्लावरिंग का जो टाइम इनका होता है तो उनके लिए ये होता है कि जो प्लांट है उसको एक खुशूसी टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर ये प्रॉपर तरीके से उनको नहीं मिली तो जो आपकी पर एकड़ यील्ड होती है वो मुतासर होती है। तो एक में वैरायटी है यहाँ पे मैं नहीं शो कर सकता हूँ, वो लेट वैरायटी है आपकी TG83, ये आप लिख ले। तो ये इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा गया है कि सिंध में कौन सी वैरायटीज हैं जो लेट में उगाई जाती है या सोइंग की जाती है। वो आपकी 2 वैरायटी है। एक आपकी TG83 है और दूसरी आपकी है किरण 95। किरण 95 और TG83 है, ये आपकी लेट वैरायटी है। और इसके भी जो मेच्योरिटी के डेज है वो भी 130 डेज है। ये यहाँ पे जो है आपके टेबल में मेंशन नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये दो जो वैरायटी है इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर इनकी भी आप अगर कल्टीवेशन करोगे तो ये जो अगर आपके पास अगर रेन पड़ जाती है या टाइम पे आपकी सॉइल जो है
वो दूसरे क्रॉप से आज़ाद नहीं होती या टाइम नहीं मिलता, तो अगर आपके पास दिसंबर का लास्ट डेज चल रहे होते हैं तो फिर आप TG 83 और किरण 95, ये दो वैरायटी है, इनको आप ग्रो कर सकते हैं। अगर इनका भी अगर आप यील्ड पोटेंशियल देखोगे तो इसकी भी जो है आपको 85 जो है मान से यील्ड पर एकड़ होती है, और इसकी भी जो एवरेज होती है वो आपकी 60 मन तक होती है। गुलाम नबी इसको आगे करें स्लाइड को। ठीक। तो अगर क्लाइमेट की बात की जाए कि अगर वीट क्रॉप है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि लॉन्ग डे प्लांट है। अगर इसको प्रेफर किया जाता है उन एरिया में जहाँ पे आपकी ठंड जो है वो भी है, कूल हो, मॉइस्ट वेदर इसको चाहिए। अगर थोड़ी भी जिस टाइम वीट की हम ग्रोविंग करते हैं या इसको कल्टीवेटेड करते हैं तो उसको एक खुशूसी टेम्परेचर चाहिए। अगर कूल टेम्परेचर इतना नहीं होगा तो आप कहीं पे देखते हैं कि भले आप सर्टिफाइड सीड क्यों ना ग्रो किया हो, अगर उसको मखसूस टेम्परेचर नहीं मिला तो फिर जो आपकी वीट की जर्मिनेशन होती है वो बहुत मुतासर होती है। तो जो टेम्परेचर, मॉइस्चर, जो भी आपकी वेदर की कंडीशन होती है, अगर वो फेवरेबल नहीं होगी आपके प्लांट को तो आपके प्लांट की जो जर्मिनेशन है वो आपकी मुतासर होती है। तो अगर देखा जाए कि अगर वीट की अगर आपको ग्रो करनी है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनकी रेंज जो आइडियल होती है वो 20 से 25 सेंटीग्रेड सेल्सियस तक इसको जो है देना चाहिए। तो अगर इतना टेम्परेचर होगा तो फिर आपको समझना चाहिए कि अब वीट की जो है ग्रो करने की मौसम भी है, टाइम भी है, और अब जर्मिनेशन भी इसकी अच्छी होगी। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी वाज़ेह कर दी है कि अगर आप टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट होती है वीट क्रॉप की, जो आप उनकी स्टेजेस होती हैं, मैंने पहले आपको जर्मिनेशन की बात की, तो अगर जर्मिनेशन अच्छी वीट की होनी चाहिए तो उसके लिए जो आपका टेम्परेचर होता है वो 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो है वीट की स्टेज है। अगर इसमें भी आपका टेम्परेचर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो ऐसा समझे कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो उसकी जी प्रॉपर जो डेवलपमेंट होती है या उसके लीफ जो फ्लैग लीफ होते हैं तो वो उसकी अच्छे तरीके से नुमाइश नहीं होती है। तो अगर प्रॉपर जो है, और दूसरा उसको टेम्परेचर चाहिए ग्रेन फिलिंग। तो हमारे पास कुछ लोग कहते हैं कि हमने जब वीट को ग्रो किया था तो हमने प्रॉपर तरीके से उनको फर्टिलाइजर भी दिया, इरिगेशन भी दिया। जब उसकी फ्लावरिंग की या ग्रेन फिलिंग का जब टाइम आता है, अगर उस टाइम पे आपका टेम्परेचर लो हो गया या टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी हो जाती है, तो समझो कि आपकी जो ग्रेन है उसकी साइज को ये बहुत अफेक्ट करेगा। जो आपका गंदम का जो दाना होता है वो आपका हेल्दी नहीं मिलेगा, और उनके ऊपर भी जो है प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, और ये होगी कि आपकी ग्रेन की पैदावार या उसकी लेंथ जो है वो कम होगी, तो फिर पर एकड़ जो आपकी यील्ड होगी वो भी मुतासर होती है। गुलाम नबी थोड़ा इसको आगे करें। नेक्स्ट करें गुलाम नबी इसको। हाँ। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वीट क्रॉप है जो उसकी ग्रोथ स्टेजेस होती है। एक वेजिटेटिव है, तो वेजिटेटिव के अंदर भी जो है उसके ग्रोथ स्टेजेस होती हैं। उनके भी कुछ मखसूस जो है वो दिन होते हैं। अगर जर्मिनेशन, अगर हम सीड को ग्रो करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं वीट वेराइटी को, कि उसकी जो जर्मिनेशन होती है वो 5 से 7 डे में हो जाती है। अगर आपका सर्टिफाइड सीड लगा होगा तो उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज होगी वो आपकी जो है 5 से 7 दिन में वो जर्मिनेशन उसमें उसकी जो है हो जाती है। अगर जर्मिनेशन 5 या 7 दिन में नहीं होती है तो आप ये समझ लिए कि अगर आपकी सॉइल की कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी जर्मिनेशन के लिए, या वाटर की क्वालिटी जो है वो सही नहीं होगी, तो वो भी आपकी इस स्टेज में क्रॉप को
स्ट्रेस में ले सकती है और जर्मिनेशन आपकी प्रॉपर नहीं होगी। तो ये भी ख्याल करना चाहिए। और दूसरी इसकी जो है वो CRI, जो मैंने आपको क्राउन स्टेज बताई थी पहले, जो ये जो व्हीट क्रॉप में आती है वो आती है आपकी 20 to 25 डेज में। तो ये भी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है आपके जो है व्हीट क्रॉप के लिए। तो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि दूसरी होती है टिलरिंग। टिलरिंग की जो वेजिटेटिव स्टेज होती है वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ टिलर्स आपके क्रॉप में होंगे उतनी आपकी यील्ड बहुत अच्छी होगी। क्योंकि नंबर ऑफ टिलर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं आपके हेल्थी क्रॉप होने के लिए। तो इसमें जो टाइम आपके वीट क्रॉप को लगते हैं वो लगते हैं 25 डेज। और इसमें आपकी जो है ये बर्ड्स डेवलप होती हैं इनटू दी टिलर्स। अगर बर्ड्स सही नहीं होगी तो लाजमी है आपके जो दूसरे टिलर हैं उसमें अंदर उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और टिलरिंग की जो नंबरिंग है वो सही नमूने से नहीं बढ़ेगी। और दूसरी आपकी होती है ज्वाइंटिंग। ज्वाइंटिंग जी स्टेज जो होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो अगर आपके वीट क्रॉप में आती है 45 डेज में, और इसमें आपके पीक जो है वो आपकी प्लांट की ग्रोथ होती है। पीक का मकसद ये होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके इस स्टेज में अगर आपके क्रॉप की ग्रोथ रुक गई तो समझो कि आपके क्रॉप की जो प्रोडक्शन 50% है वो लॉस में चली जाएगी। अगर ये इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वीट क्रॉप के लिए। और दूसरी आती है आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो आपकी वीट की आती है उसमें बूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, मिल्किंग होती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो आपकी बूटिंग होती है वो आपके 70 से 85 दिन तक होती है। और इसमें आपके वीट के जो हेड होते हैं वो प्लांट के ग्रो हो जाते हैं, और स्टीम और ये सारे आपके जो लीव है वो प्रॉपर तरीके से मेच्योर हो जाते हैं। तो आपकी जो रस्ट लगती है वो फ्लैग लीफ में लगती है। फ्लैग लीफ तब बनता है जब आपका क्रॉप बूटिंग स्टेज पे आ जाता है। बूटिंग स्टेज में आपका आ गया है तो ऐसे समझो कि अब आपका जो क्रॉप है वो मेच्योर ट्री के तरफ जा रहा है। और दूसरी बात होती है मिल्किंग। मिल्किंग वाली जो स्टेज होती है कि ये समझो कि इस स्टेज पे हमारा जो ग्रेन होता है उसकी डेवलपमेंट होती है वीट क्रॉप के अंदर, और वो बनता है। और आपकी जो ये मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि ये आपकी जो फ्लावरिंग आपकी स्टेज होती है, इसमें मैंने एक पॉइंट मिस कर दी। जो फ्लावरिंग स्टेज होती है इसमें आपके वीट क्रॉप के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, और वीट क्रॉप जो है वो पॉलिनेशन इसमें जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट मरहला होता है। और दूसरी मिल्किंग होती है। मिल्किंग में ये होता है कि आपका वीट का जो ग्रेन है उसकी डेवलपमेंट होती है। और इस स्टेज में आपके वीट क्रॉप को जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और फास्फोरस और दूसरा आपको जिंक फर्टिलाइजर की इस स्टेज में बहुत इम्पोर्टेंट नीड होती है। इसमें आपको जो है फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन देंगे तो आपकी गेन की जो डेवलपमेंट होती है वह बहुत अच्छी होती है, वो हेल्थी भी होता है। और आपका फाइनल आ जाता है वीट क्रॉप मेच्योर। और टोटल जो मेच्योर आपका वीट क्रॉप होता है वो 115 दिन या 120 दिन में हो जाते हैं। और इसमें जो आपके वीट क्रॉप के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो आपका 13% होता है। 13% का ये मकसद होता है जब 13% मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो आपका जो वीट का जो स्पाइक होता है, संग जिसको हम कहते हैं, वो मेच्योर होना शुरू हो जाएगा। उसका कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। और जब ये प्रॉपर तरीके से आपका गोल्डन हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि अब हमारा वीट क्रॉप जो है वो मेच्योर हो गया है। अब इसको हम जो है वो हार्वेस्ट करेंगे। गुलाम नबी इसको आगे करें। जी सदाम, आपने एक चीज मेरे ख्याल से मिस भी कर दी है। जी फ्लावरिंग फ्लावरिंग स्टेज में हम पानी की एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं।
पानी की तो हाँ, पानी की एप्लीकेशन दो वो होती है, इसमें दो कंडीशन होती है फ्लावरिंग के में। अगर आप जो इस टाइम पे अगर आपने एरिगेशन ना दिया तो ये भी होता है कि आपके जो ग्रेन के जो फ्लावरिंग होती है वो भी मुतासर होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि इस स्टेज में अगर आपने वीट क्रॉप को ज़्यादा भी पानी दिया ना तो ये भी क्रॉप को आगे जो है स्ट्रेस में जो ले जाता है। तो इसके लिए यही होता है कि अगर जो वाटर की जो मैनेजमेंट की जाए वो प्रॉपर होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि टेक्निकल पॉइंट, अगर इस स्टेज में अगर आपको क्रॉप को पानी देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉइल के मॉइस्चर को देखना होगा। अगर आपकी ज़मीन गीली होगी और उसमें थोड़ी वट होगी या ऐसे होगा कि अगर आप ये देख सकते हो कि जो वीट क्रॉप है लगी हुई है, अगर इसको अभी हम फील्ड की विजिट करें कि अगर देखा जाए कि अगर वो थोड़ा मॉइस्ट